करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप ये मत कभी बताइएगा कि हेल्प नहीं करें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लेक्चर के हैं और आपके साथ कोई खड़े रहेंगे। थैंक यू, बस इतना ही। तो मानसू जी, आप सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, है ना, आप अच्छे पद पर खड़े होंगे। अब आप सेलेक्ट हो गए हैं, है ना। और जब विद्यार्थी जब होता है ना, आप सिलेक्शन के पहले आप वहां बैठते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप दूसरों के आइकन बन जाते हैं, आइडियल बन जाते हैं और आप इंस्पायर आ जाते हैं उस पार से। मैं चाहता हूँ आप सभी बिल्कुल हिमांशु जी की तरह उस पार से इस पार आने का संकल्प लें, है ना। ठीक है, तो पहले हिमांशु जी आपको बहुत बहुत बधाई। प्लीज इंग्लिश में सिलेक्शन लेने के लिए, टॉप के पोस्ट पर सिलेक्शन होने के लिए, और चंद्रा की पूरी टीम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आप निश्चित तौर पर राष्ट्र, समाज और देश को आगे लेकर जाएंगे। साथ ही ऐसे और अधिक विद्यार्थियों को आप मार्गदर्शन देंगे जो आज राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करें। तो आप सबसे पहले इस सिलेक्शन पर क्या कहना चाहेंगे हिमांशु वर्मा जी? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैं बैठूंगा, आप बैठिए। पहला तो ये है कि सिलेक्शन बहुत जल्दी हो गया, पता नहीं चला मेरे को तैयारी कैसा बन गया। और पहले क्या करना था तो मैं थैंक यू बोला, सिलेक्शन हो गया। पहले तो मैं फ्री देने गया था, मुझे ये भी नॉलेज नहीं था कि मैं फ्री निकले आती हूँ। 2 दिन तक मैं फोन बंद करके गायब था फ्री के देने के बाद। तो ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता पहली बार में कि कैसा जाता है पेपर। और मेंस की तैयारी का बिल्कुल मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। और जो कोरोना पेंडेमिक था वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया, क्योंकि पहली बार में जब जून में एग्जाम था मेंस का, तब मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। मैं कोचिंग स्टार्ट ही किया था मेंस की, लेकिन कुछ नहीं था नॉलेज मेरे पास। पर धीरे धीरे मैंने पढ़ा और जून के टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, पर उसी टाइम लॉकडाउन लग गया था और एग्जाम भी नहीं हुए। तो थोड़ा निराश तो हुआ कि मेरे टाइम पे क्यों आया कोरोना, तब ठीक था। उसके बाद फिर अक्टूबर में होने लगे एग्जाम, तो मैंने एक बार पढ़ा, फिर अक्टूबर से पोस्टपोन हो गया, मार्च में हुआ। तो दूसरी बार पढ़ा तो ऐसा था कि जो पोस्टपोन हुआ मेरे लिए पॉजिटिव इफेक्ट कर गया और मेरा सिलेक्शन हो गया एग्जाम। और मतलब तैयारी ऐसी है कि आप बस करते जाइए, हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कुछ। हिमांशु जी, मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप आकर सीट ग्रहण करें, आ जाइए प्लीज। मुझे अच्छा लगेगा, मैंने कहा ना कि अब आप, है ना, एक विद्यार्थी से अब पढ़ा रहे हैं, अब आप लोगों के मार्गदर्शक होंगे और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ सब आपसे प्रेरणा लेंगे। तो कुछ बातें हो जाए, आप आगे बैठ जाइए। नहीं सर, आप, मैं खड़ा हूँ, आप टीचर हैं, आप बैठिए, मैं खड़ा हूँ। चलिए ठीक है, फिर मैं भी खड़ा हो जाता हूँ आपके सम्मान में, है ना। छोटी मोटी जो चीजें हैं, है ना, हम पूछ लें तो ज्यादा बढ़िया है। कुछ आपके मन में डाउट है वो आप हिमांशु सर से पूछेंगे, है ना। और कुछ चीजें जो होती है ना वो दूर हो जाती है ना जब सेलेक्टेड लोग आते हैं हमारे बीच में। और एक चीज मैं सबको आपको बताना चाहूंगा हिमांशु जी के बारे में, ठीक है। डेडिकेशन जो होता है ना, ठीक है, वो लोक सेवा आयोग में या किसी भी परीक्षा चयन के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। और मैं जानता हूँ हिमांशु वर्मा, ठीक है, डेडिकेशन इनमें फुट के बाद। और जब भी हिमांशु को लगता था कि ठीक है कुछ डाउट्स है या कुछ बात किया जाए सर से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता था इनके मन में, चाहे 12 बजे रात होता था, 1 बजे रात होता था, चाहे 11 बजे रात होता था, हम बात करते थे हिमांशु, है ना, बात करते। मतलब ये डेडिकेशन होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम चर्चा करते थे और इनका यही डेडिकेशन, यही जुनून है, ठीक है, जो इन्हें राज्य सेवा के पद पर यहाँ तक लेके आया है। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, है ना। और हिमांशु जी को मैं यही उम्मीद करता हूँ कि और आगे जाएंगे और बेहतर करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप में से कोई सवाल है? सवाल पूछ लो आप हिमांशु जी, ज्यादा है ना। आपका चार्ट से बात आपका सिलेक्शन मतलब कौन सा टाइम में निकालना है उसके लिए? मैं यही बताने वाला था आपको। सबसे पहले तो तैयारी स्टार्ट करनी है आपको, तो पहला तो ये भूल जाइएगा कि फ्री और मेंस की तैयारी अलग अलग होती है।
कभी ये दिमाग में मत रखिएगा कि प्री के लिए अलग पढ़ना है कि मेंस के लिए अलग पढ़ना है या कुछ अलग करना है। जैसा मतलब प्री की आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये सब देखा चाहिए, जो सब्जेक्ट देखा कीजिए जो प्री और मेंस में कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने तैयारी ऐसी चालू की थी कि मैं 3 घंटे डेली छत्तीसगढ़ को पढ़ता था और 4 घंटे जीएस को पढ़ता था डेली, और लगभग ये रूटीन मैंने फॉलो किया है। लगभग 9 महीने लगभग मैंने ये रूटीन फॉलो किया है। और उसके बाद मैं मेंस की कोचिंग करता था 6 से 9, और मतलब ऐसा था मेरा रूटीन कि मैं लगभग डेली 8 घंटे की पढ़ाई सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग करता था। तो ये रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। प्लस ये है कि आपको अगर प्री निकालना है तो आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, और क्वेश्चंस ऐसे लगाने होंगे कि आपको जो क्वेश्चन आप अगर एक क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में, मतलब मान लीजिए कि आप मार्केट से किसी XYZ कोचिंग या किसी की भी आप क्वेश्चन बुकलेट लेते हैं तो सिर्फ वही लगाइए और एक बुक की लगाइए, और वो बुक आपको रटा होना चाहिए, मतलब इतनी बार उसको सॉल्व कीजिए कि वो आपको रटा आ जाए। उसके अलावा नए क्वेश्चन भी लगाइए, तो जिसको आपने फॉलो किया उसको इतनी बार लगाइए कि वो रटा आ जाए आपको, मतलब आपसे उससे कहीं से भी आपको नींद में आगे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो बिना ऑप्शन देके आपसे बढ़ जाना चाहिए। तो प्री की तैयारी में सबसे पहला तो यही है कि आप कम से कम 5000 6000 क्वेश्चन लगाए, जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाए, प्री आपका क्लियर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ को अंडरएस्टिमेट मत करें, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बुक अच्छी है या कोई बुक खराब है। जो बुक आप प्रेफर करते हैं उसको इतनी बार पढ़िए कि आपको वो बुक रटा जाए। बस मेरा मोटिव ये है आपको बताने का कि आप कम पढ़ें और उसको इतनी बार पढ़ें कि वो आपको रटा जाए, और जो भी पढ़े उससे अगर क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटने चाहिए। पहला तो यही है। और प्री में मैं ये बोलता हूँ कि आप एक्यूरेसी बढ़ाइए, आपको क्वेश्चन बनने चाहिए। आपको ज्यादा आता है इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्री देने जाएंगे 85 क्वेश्चन लगा के आएंगे, 18 गलत हुआ बाहर हो जाएंगे एक नंबर से। आपको ये देखना है कि मैं 70 क्वेश्चन लगा के आऊँ, उसमें से मेरे 65 सही हो, आप आराम से प्री पार कर लेंगे। 2020 वाले प्री में क्वेश्चन हार्ड आए थे, लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बाहर हो गए, आधा नंबर से कटे हैं। मेरे कई दोस्त जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तक कट गए। तो इसका कारण यही है कि वो एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते अपने। प्री में आपको कोई चीज पार कराती है तो वो एक्यूरेसी। आप अगर 75 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल सकते हैं। आप 80 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप लगा रहे हैं तो बेवकूफी, आपको क्वेश्चन इतने नहीं लगाने हैं कि आप माइनस मार्किंग से बाहर हो जाए। तो प्री का एक ही मूल मंत्र है कि आप इतने टेस्ट दीजिए, इतने क्वेश्चन बनाइए कि आपका जो एक्यूरेसी है वो लगभग 80 से 85% हो। मतलब आप अगर 60 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपके 55 सही होने चाहिए, 5 ही गलत होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर प्री में जब एग्जाम देने जाएंगे ऐसी हार्ट रेट बड़ी होती है। आप में से कई लोगों ने शायद दिया होगा प्री पिछले टाइम का, तो पहले जाएंगे वहां तो ऐसे ही हाथ तक कांपते रहता है, क्या क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भरोसा नहीं रहता। पहले तो छत्तीसगढ़, अगर आपका सेट आपका किस्मत अच्छा है तो पहले आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा तो आप थोड़े मतलब लाइट मूड में आ जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ इजी होता है हमेशा इंडिया के कंपेरिजन में। तो आप लाइट मूड में तो आ जाएंगे, लेकिन गलती से आपको पहले इंडिया का क्वेश्चन मिल गया तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है वहां पे, आप छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी गलत करके आ जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि प्री का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पहले सॉल्व करिएगा। चाहे आप इंडिया का क्वेश्चन देखिए ही मत पहले, बिल्कुल आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पहचान में 2-3 ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं और एक्चुअल में जानते हैं। उनका नंबर मुझसे आता था रिजल्ट टेस्ट, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनका जो सेट था एग्जाम में विंटर का, उसमें इंडियन क्वेश्चन पहले था, तो वो इतने हड़बड़ा गए थे इंडियन क्वेश्चन में, क्योंकि इंडियन क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था 2020 का। तो इंडियन क्वेश्चन में इतने हड़बड़ा गए कि वो छत्तीसगढ़ का 2-3 क्वेश्चन खाते में गलत करके आ गए और 1-2 नंबर से पीछे होगा प्री मेडिकल से 2020 में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी पेपर देने जाए तो पहले छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद फिर इंडिया का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो प्री को आपको समझ में आ गया कि आपको कम पढ़ना है और उसको बार-बार पढ़ना है। अब मेंस में आते हैं तो जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 3-4 सब्जेक्ट, कोर्स सब्जेक्ट उसको पूरा करना है। आपको ये आप एम बना लीजिए कि आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और छत्तीसगढ़, ये तो आपको रटा होना चाहिए। आपको एकदम हर चीज याद होना चाहिए। ये 5 सब्जेक्ट जो है ये आपके मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद जैसे जब आता है फिलोसफी, सोशियोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब जो पोर्शन है इसको मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक कोचिंग ले लीजिए। कोई भी मैं अपने घर में इसको पढ़ के या खुद से पढ़ के समझ लूंगा तो इम्पॉसिबल है। आप
इतना टाइम उसमें लगा देंगे कि आप दूसरे सब्जेक्ट में टाइम नहीं दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और कितनी जल्दी क्लियर कर लिया यही आपको जानना है सबको कि जल्दी कैसे क्लियर करें एग्जाम। तो जल्दी क्लियर करने के लिए यही है कि आप जहाँ पर कम एफर्ट पड़े और उस पर ज़्यादा आउटपुट निकल पाए वही मेहनत कीजिए। छत्तीसगढ़ अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको छत्तीसगढ़ में कोई पीछे न कर सके। और जो सब्जेक्ट समझ नहीं आते हैं उसमें फालतू सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। आप फिलोसफी खुद से पढ़े जाएंगे आप पागल हो जाएंगे, सोशियोलॉजी खुद से पढ़े जाएंगे पागल हो जाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड है बीए है, अगर आपको पढ़ा है तब तो अच्छी बात है, पर अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो बिल्कुल उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप रहिए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, टीचर है वहाँ पर वो यही पढ़ाने के लिए बैठे आपको। आप मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पैसे बचा के कुछ कर नहीं लेंगे। अगर पैसे जा रहे हैं 1 साल में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, आप कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू बहुत लाइटली निकलता है। मतलब इंटरव्यू तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी तो प्री मेंस की तैयारी कीजिए। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सफलता, पहली बार में सफलता, और वो भी टॉप 28 में सेलेक्ट होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज आप सब, ठीक है, एक बार करें अच्छे से पढ़े और एक बार में इतिहास रचे। हिमांशु जी इतिहास रचा है, केवल सिलेक्शन नहीं लिया है, एक बार और इनके लिए गणेश जी, गणेश सर माइक पहुंचा। आज गणेश सामने आ जाओ, आप गणेश सामने आ जाइए। आप वहीं खड़े हो, क्वेश्चन माइक पहुंचा। हेलो सर, मेंस का दूसरा टाइम साइंस का पेपर होता है, उसमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता तो उससे बहुत दिक्कत जाती है। जितने कुछ सब्जेक्ट बताइए जिससे जल्दी याद हो जाए और लिखा हो जाए। साइंस का पेपर ऐसा है ना कि सब उसको अंडर एस्टिमेट करके जाते हैं, बट 2019 में मैंने भी यही किया था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया था साइंस के पेपर में और इसी कारण मेरा थोड़ा रैंक और पीछे आ गया, 10-20 नंबर और बहुत आ गया। साइंस के पेपर ये है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे समझ तो आएगा क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का साइंस होता है, पर याद नहीं होता वो। एक बार पढ़ने से बिल्कुल याद नहीं होगा आपको कि आप सोचेंगे कि मैं एक बार पढ़ लिया मुझे याद हो जाए। आप मैथ्स देखेंगे, बहुत बच्चों वाला मैथ्स है, आप मतलब हंसते खेलते बता देंगे मैथ्स, ऐसा मैथ्स आता है। लेकिन वो जो प्रेशर होता है वहाँ 3 घंटे में से आपको 50 मिनट में सेकंड पार्ट पूरा करना होता है, 1 घंटे 5 मिनट में फर्स्ट, 1 घंटे 5 मिनट में लास्ट। तो आप टाइम से अगर बनाने जाएंगे तो आप मैथ्स में पूरे फंस जाएंगे। और इतना बुरा होता है मैथ्स का मतलब टाइमिंग, क्योंकि मेरा बिगड़ा था पेपर 2019 में, मुझसे 18 नंबर के क्वेश्चन छूट गए थे, ब्लैंक छूट गए थे पेपर 4 में। तो इसका कारण यही था कि मैंने मैथ्स को उतनी तवज्जो नहीं, मैं सोचता था मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैथ्स नहीं करेंगे तो वहाँ क्या बनेगा मुझसे। मैं यही सोच के गया था और वहाँ जाके मेरे साथ पूरा स्कैम हो गया था, मैं नहीं बना पाया मैथ्स। मेरा 18 नंबर का क्वेश्चन ब्लैंक छूटा। और साइंस में मेरा साइंस आप ये कर सकते हैं, कोई भी कोचिंग की बुक ले लीजिए या 10th क्लास की बुक ले लीजिए, 10th में भी बहुत अच्छे से दिया है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हिंदी मीडियम में तो 10th की पुरानी बुक जो सीजीपीएससी की आती है वो ले सकते हैं और उसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। आप एक बार फिजिक्स पढ़ेंगे, एक बार केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको याद नहीं होगा। मैंने 6 बार पढ़ा है, मतलब 2020 के पहले से मुझे समझ आ चुका था कि मेरा पेपर 4 मेरा जब रैंक लेके जाएगा तो मुझे पता था कि मेरा 2019 में पेपर 4 में कम मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं मेहनत नहीं किया था। और मैं जब 20 का मेंस देने गया, 2020 वाला मेंस हुआ, मैंने उसको 6 बार रिवाइज किया। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत पेपर 4 में की थी, तो मुझे ये पता है कि पेपर 4 में तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार। तो ये आप कर सकते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो कम ही पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। मैं अभी भी आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको ज्ञान नहीं लेना है, आपको पेपर निकालना है। आप यहाँ पर बैठेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, किसी को कोई मतलब नहीं आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। उनको ये मतलब है वो जिस क्वेश्चन को उसने पूछा वो आपको आता है या नहीं। आप अगर लिख रहे हैं तो एकदम क्लियर होकर लिखिए। और मैं एक बात बोलता हूँ कि किसी से एक्सपीरियंस मत लिया कीजिए कि कैसे मेंस का पेपर लिखना है, कि कैसे आपको इंटरव्यू देनी है। मतलब एक्सपीरियंस लीजिए, गलत नहीं है, पर अपने दिमाग में मतलब सही है कि हर चीज जो बताया जा रहा है वैसे ही होता है। आप अपना यूनिकनेस बना के रखिए। जैसा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं 2019 में मैंने पहली बार पेश दिया था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं तो अपने मन से ही लिख जाऊंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनता था। मतलब पेपर लिखने के टाइम मैं ये बोल रहा हूँ,
अब पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ठीक है आप लिखे, आंसर को लिखे पहले, आप इतना प्रैक्टिस करोगे आपका 46 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए पहले। आप पहले कुछ आपने किया नहीं है, कुछ तैयारी नहीं किया, आप पहले ये पूछने लग जाते हैं कि पॉइंट फॉर्म में लिखना है कि पैराग्राफ में लिखना है। आप पहले लिखना तो स्टार्ट कीजिए, आपका आंसर अपने आप अच्छा हो जाए। मैंने भी 19 में ऐसा नहीं कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैं 19 में शुरुआत किया था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि आंसर राइटिंग जैसा कोई चीज होता है, मैं नहीं जानता था। मैं पहले बार अगर अक्टूबर में अटेम्प्ट देता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन हो पाता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं थी। और जब मार्च में हुआ तो मैंने पूरे 1 महीने तक 2-2 घंटे डेली, 1 घंटे तो एटलीस्ट 1 घंटे तो डेली, और हर 2-3 दिन में सेल्फ खेली, और हर 2-3 दिन में सेल्फ की कोचिंग में जाता था। आप ये देखिए कि मैं 46 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, उसमें क्वालिटी डाल पा रहा हूँ कि नहीं। आंसर में क्वालिटी डालने का मतलब ये है कि आप कुछ फैक्ट डाल पा रहे हैं कि उस पर जैसा कोई सा क्वेश्चन आया और कुछ अलग कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब आंसर में आपको थोड़ा अलग तो करना पड़ेगा, आपको ये लगना चाहिए कि आप इतने सारे भीड़ में बैठे हुए हैं, ये तो भीड़ बहुत कम है। आप जब मेज देने जाएंगे 38 लोग मेज देंगे आपके साथ में, और अगर आपके पेपर में उनको कुछ अलग नहीं दिखेगा तो आपको भी एवरेज नंबर ही मिलेंगे। और अगर आपको एवरेज नंबर मिले तो आप ऊपर नहीं आ सकते, आपका रैंक ऊपर नहीं आ सकता। आप भी 150, 250, 300 रैंक के पास ही रहेंगे। अगर आपने सबके साथ अगर आंसर लिखा है, आपने जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही आप भी लिख के आ गए, तो आपको नहीं मिलने वाले नंबर, मतलब एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर एवरेज मार्किंग ही होगी। तो फिर आपका रैंक लाना ये तो फिर बहुत मतलब मुश्किल है। तो पहला चीज तो ये है कि आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस की, तो सबसे पहले ये देखा कीजिए कि मैं क्या यूनिट डाल सकता हूँ आंसर में। पहला चीज तो यही है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेपर 7 था 2019 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सल पीडीएस की बॉर्न पीडीएस करके योजना है, जो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती की 150वीं जयंती में लागू किया गया था, जिसके तहत एपीएल लोगों को भी 10 रुपए पर केजी में 35 किलो चावल मिलना था। और जो बीपीएल थे उनको 5 सदस्यों से 7 सदस्यों से ज्यादा भी उनको मतलब जितने सदस्य उतने तक उनको चावल मिलेगा। तो उस क्वेश्चन में जितने एक्सपीरियंस थे और जितने बड़े बड़े प्लेयर थे मेंस के, उन्होंने क्या लिखा है, वो गए डेट लिखा 2019 में 2 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ है, और एक सीधा सीधा डब्बा बना दिए, एक मतलब सीधा डब्बा बना दिया चार्ट कि किसको कितना मिलना है। एक डब्बा होता है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा मतलब पीडीएफ में कि कैसा रहता है वो डब्बा, वो डब्बा बना दिया और आ गए। और जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उन्होंने यूनिवर्सल पीडीएफ पूछा, आपको पीडीएफ नहीं पूछा। पहली सीधी बात है, यूनिवर्सल पीडीएफ बोला किसको गया है, तो आपको उसमें मेरे हिसाब से ये लिखना चाहिए कि जो पहले पीडीएफ था और जो बाद में पीडीएफ था उसमें क्या चेंजेस है। आप पीडीएफ बता दीजिए कि पीडीएफ क्या होता है। पीडीएफ ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सभी को चावल दे रहे, सभी को खाद्य सुरक्षा 2012 के मतलब पालन के लिए सभी के लिए लाया गया था, ये तो बता दीजिए आपने। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि 2019 में 2019 के पहले जो पीडीएफ था और 2020 के में जो पीडीएफ है, मतलब जो 2019 के बाद है, उसमें आप डिफरेंस बता दीजिए कि क्या अंतर हुए और उसका एनालाइज कर दीजिए, इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। फायदा ये होगा आपको नुकसान भी लिखना है, हर क्वेश्चन में नुकसान लिखना है, हो ना हो आपको सोच के लिखना है। जैसे मैंने क्या लिखा था उसमें, जैसे आप पीडीएफ दे रहे हैं, आप 7 सदस्यों से ज्यादा को भी पीडीएफ में आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप इतना चावल बांट रहे हैं कि उसका बर्डन जो है वो बजट का आता है। आप इतना चावल आप सबको नहीं बांट सकते हैं कि वो मतलब जितने भी सदस्य हो सर और उनको चावल मिले तो उसको दुरुपयोग करने लगते हैं, वो उसको बेचने लगते हैं, वो उससे जो एक्स्ट्रा कमाई होती है उसका यूज अलग तरीके से करने लगते हैं। तो आपको ये नेगेटिव लिखना और पॉजिटिव ये लिखना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो 90% इंक्लूड थे और 10% छूट रहे थे ये लोग, वो भी इंक्लूड हो गए। इससे क्या है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो नीति है वो फॉलो हुई। तो आप एक पूरा एक आंसर ऐसा लिखेगा कि जिसमें एक क्लास का एनालिसिस हो। एनालिसिस से क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो एकदम कंप्लीट लिखना है। मतलब आंसर जब लिखेंगे तो आपको आंसर एकदम कंप्लीट लगना चाहिए। सामने जब पढ़ रहा है तो उसको लगना चाहिए कि ये जानता भी है, इसने कुछ मतलब फैक्ट भी डाले हैं, कुछ अंतर भी है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी आते हैं, और आखिरी में बता भी रहा है कि पॉजिटिव भी होगा। ये क्या है, पूरा फुलनेस की मतलब सेंस देता है, और इसमें आपको 1 नंबर ज्यादा जरूर मिलेगा। मैंने मोबाइल में लिखा था, मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट। जब मैंने ऐसे लिखा था तो क्या हुआ था कि 2019 में मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे ऐसे लिखते हैं अच्छे से। अब मैं कोचिंग में तो अच्छे से लिखता था, पर वहां गया तो मेरा दिमाग पूरा घूम गया। मतलब मैं जब टॉपिक देखा तो 2 टॉपिक तो एकदम डायरेक्ट थे और 2 टॉपिक ऐसे थे जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था। तो अब मेरा दिमाग बहुत मतलब एकदम अपसेट हो गया था, कैसे लिखूंगा, 4 ऐसे 3 घंटे में कैसे कंप्लीट होंगे, मैं इतना
मैं सोच रहा हूँ नहीं समझ आ रहा था मुझे। पहले चालू किया, बस जो दिमाग में था पूरा कचरा डाल दिया, मतलब कचरा इन द सेंस जितना मेरे दिमाग में था वो सारा चीज मैंने उसमें डाल दिया। और मैंने आंसर, मैंने जो निबंध लिखा था मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा था, पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस, व्हाट इज, पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म। अब आप इस चीज को कहीं आप बोल देंगे, मतलब कि आप जाएंगे और किसी टेस्ट में भी लिख देंगे तो आपको टीचर भी गाली देंगे क्या लिख के आया है करके। आप भी सर, मैं अगर लिखता तो आप मुझे भी बोलते कि क्या लिखा हुआ है, ऐसे थोड़े ऐसे लिखते हैं। सबने एकदम एक बंदे ने, जितने को मैंने बताया, मैं 19 का मेल से गया तो मतलब दूसरा पेपर दे गया जिससे मैंने बोला कि सर मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा, सब ने मुझे बोला ऐसा थोड़ी ऐसे लिखते हैं, क्यों लिख के आए हो, ऐसा कहाँ तुम पढ़ लिए, क्या हुआ। मैं उनको यही बोल रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ चला नहीं, मेरे को जो है उस दिमाग। और मानो आप बात मानो ना मानो, जो आप रेगुलर सब लिख रहे हैं और मैं कुछ अलग लिख के गया हूँ और मेरे उसमें कंटेंट थे, ऐसा नहीं कि मेरे टैग नहीं थे, बस तरीका अलग था लिखने का। मुझे 122 मार्क्स मिले, एवरेज में उनको लगभग एवरेज में 115 112 ऐसे मार्क्स आते हैं, तो 5 का मैं एज लेके चला गया। तो आप अगर कुछ भी अलग करेंगे और आपको करना चाहिए, अगर आप पहली बार मेंस दे रहे हैं एक बार तो आप एटलीस्ट अपने आप को चांस दे सकते हैं कि आप अपने हिसाब से लिखे आंसर। नहीं होता तो आप फिर पूछिए, सबसे पूछिए, सर से पूछिए, जो पास हो उनसे पूछिए। लेकिन अगर एक बार भी आप अपने आप को चांस नहीं देते तो अपने साथ थोड़ा गलत करते हैं, आप जस्टिस नहीं करते अपने कैपेबिलिटीज के साथ। आप एक बार अपने आप को चांस दीजिए, क्या पता आपने जो है वही चाहता हूँ पीएचडी, आपको एक बार चांस देना चाहिए। आप एक बार खोल के लिखिए, एक बार प्री क्लियर हो, एक बार ऐसा मेंस लिखिए कि जो आपको अच्छा लगे, आप देख के आ गए, आपको सुना आप बस देख के आ गए, एक बार आपको देना चाहिए। यही था मेरा 2019 में, मुझे लगता है कि यही चीज मतलब जो मुझे आगे कर दी कि मैं पूरा खोल के मेंस लिखा, अलग करके कि थोड़ा एक तो होना चाहिए कि थोड़ा यूनिकनेस वाकई में होना चाहिए आपका। मैं ये कि आपने पीएचडी की जो तैयारी है वो कॉलेज टाइम से स्टार्ट की है या और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेंस की तैयारी के लिए आपने कितना समय लिया, कितना टाइम लगा, प्री के साथ ही स्टार्ट कर दिए या आफ्टर? तो ऐसा है कि मैं कॉलेज के टाइम से तो एजुकेटेड हो तो कभी पढ़ाई नहीं किया, मैं बहुत बता रहा हूँ तुमको। कॉलेज के टाइम में सब रहते हैं और कॉलेज की लाइफ आपको जीनी चाहिए। अभी भी अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट यहाँ आके कोचिंग कर रहा है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, कोचिंग बस करो, अपना जिंदगी खराब मत करो। मतलब कॉलेज का टाइम होता है गोल्डन टाइम होता है, मतलब आप घूमो फिरो, मजे करो, पढ़ाई भी करो, सब करो, क्योंकि आपको दोबारा नहीं मिलने वाला कॉलेज का टाइम आपका। आप निकल जाएंगे, आप सोचेंगे कि दोबारा मैं वापस चला जाऊँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपके दोस्त आपको नहीं मिलेंगे। कॉलेज के टाइम में पढ़ता था थोड़ा, लेकिन कभी सीरियस होकर नहीं पढ़ा, मतलब स्टार्ट तो किया था कभी कभार, मतलब खोल देना था पॉलिटी, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था, बहुत हवे में था हर चीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कहाँ हम लोग मैथ बैकग्राउंड के थे और ये सब सब्जेक्ट तो ऐसा लगता था कि कोई रामायण पढ़ा दिया और उसको समझाओ बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि मैंने कॉलेज टाइम में शुरू किया था, हाँ पर बैकग्राउंड बन चुका था, मतलब मेरे दिमाग में एकदम सेट था कि मैं बिल्कुल इसके बाद तैयारी करना चालू कर दूंगा और डेडिकेटेड होकर पढ़ूंगा। और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बनता है, आप न्यूज देखना चालू कर दीजिए। अगर आप मतलब कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कैजुअली मतलब आप न्यूज फॉलो कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप न्यूज देख लिए, थोड़ा बहुत आप पॉलिटी के कॉन्सेप्ट समझ लिए। जैसे स्टडी IQ एक चैनल है यूट्यूब में और अनअकैडमी चैनल है, अनअकैडमी पर साइट है, आप थोड़ा बहुत वीडियो देख लीजिए, पहले आपको हल्का फुल्का समझ हो, ये काफी है। और जो मेंस की तैयारी है इसमें मैं अलग अलग कोई तैयारी मैंने नहीं की है, मतलब अगर मैं टोटल ओवरऑल बताऊं तो मैंने 8 महीने की पढ़ाई एकदम मतलब डेडिकेटेड हो गई थी। जैसे मैंने चालू किया था 4 जुलाई को, मेरे को याद है 4 जुलाई 2019 को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और उस टाइम पर मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। लाइब्रेरी मैंने पहले ज्वाइन किया, मैंने सब एनालाइज किया, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। 6 महीने तक मैं बिल्कुल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते ही आपको एकदम फ्री में जुट जाना है। आप सोचो मत कि आपको मेंस क्या होगा, लेकिन आप जब चालू कर रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतना टाइम आपका एकदम होना चाहिए कि आप फ्री और मेंस के जो दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो एकदम आप मतलब ऐसा कर लीजिए कि आपसे हर क्वेश्चन पता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कभी रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन कब क्या आ जाए नहीं आते, क्योंकि 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन थे, हर एग्जाम, हर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि ये क्या है, ये क्या है। 2020 के क्वेश्चन में एक भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रट के मैं इस बार मेंस निकाल लूंगा, मान लो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप 20 में फिर से फंस जाएंगे, आपका इंटरव्यू मेंस ही नहीं निकलेगा।
तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो हो सकती है जो 3 महीने का गेट मिलता है, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपकी क्लियर हो। तो आपकी पहले 3 महीने में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, रिवाइज कीजिए, 3 महीने में भी हो सकती है। लेकिन प्लीज पहले से आप वो जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको क्लियर करते हैं। आपका नुकसान बहुत हो जाएगा। आपको ऐसा लगे मैंने प्री क्लियर कर लिया, मेरे बेस की तैयारी ही नहीं है, मैं तो इस बार क्रॉस नहीं करता। ये था मेरे साथ और मैं बता रहा हूँ कि 7वें दिन आपका 7वें नंबर को लिखने के दिन आपका हाथ ऐसा हो जाएगा ना, हाथ ऊपर नहीं उठे, इतना लिखना होता है। अगर आपको आपके साइज का बेंच नहीं मिला वहाँ तो आप हल्ला नहीं कर सकते। वहाँ तो एक ही बेंच है जो सेंटर है, वो तो सरकारी है, आप कुछ नहीं बोल सकते वहाँ जाके बेंच छोटा करो, बेंच ऊपर करो, बेंच नीचे करो, आपको लिखना पड़ेगा उसको। और अगर आपके साइज का बेंच नहीं मिला तो आप यकीन मानिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप 7वें पेपर नहीं लिख पाएंगे। सही बात है, चीजों से है ना, हमें बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रहना। और मानसू जी में एक चीज मैंने देखा है हमेशा, एक डेडिकेटेड है, करना है मतलब करना, पंक्चुअल, कोई पेपर नहीं छोड़ना है, लिखना है, ठीक है, क्लासेस भी करनी, कंटिन्यू हर चीज में पूछना है, डाउट आए तो पूछना है, ये जरूरी है। आपकी क्लास की प्रति बात आनी ही नहीं चाहिए। अब किस लिए टीचर किस लिए होता है, वो हर बात को दूर करने के लिए होता है। और मैं सब आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ, ठीक है, व्यक्तित्व विकास में आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप हमेशा तत्पर हैं, हमारी टीम पूरा तत्पर रहती है, आप सब जानते हैं इस बात को, है कि नहीं? ठीक है, और हमेशा, ठीक है, मंसूर इस चीज के लिए अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, आप किसी दिन भी कितने भी टाइम रात में 3 बजे 4 बजे कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं अभी लिख दूंगा, आप दे दीजिए सर। और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, मैंने देखा है मेरे आसपास की इकोनॉमिक बहुत सारी दिक्कत होती है कि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते हैं फीस के चक्कर में, और मुझसे जितना हो पाएगा जब मेरे मतलब अभी तो मेरे पास कुछ आप नहीं है। चंद्रा गाइड परिवार के आप अहम सदस्य हैं, है ना, आपसे मैं आपको एक अधिकार देता हूँ, आप जिस क्षेत्र में सेवा देंगे आजीवन, मैं मेरी लड़की चंद्रा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप देखिए आइकन बन जाते हैं, आप अधिकारी रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, बहुत सारे लोग आप सबसे पहले उस पोस्ट में जा रहे हैं जहां आपको हेल्प करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपके लिए मतलब तुमको आगे ले जाने का मौका मिलेगा। तो मैं इस बात से आपको आश्वस्त करूं, ऐसे जो लोग हैं जो इकोनॉमिकली रूप से पीछे हैं, तो पैसे वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, अब उनको भेजिए, हमारी और आप दोनों की जिम्मेदारी होगी उनको आगे लेकर निश्चित तौर पर। मतलब आप में से किसी को कोई भी दिक्कत होगा, अरे जनपद सीओ है, थोड़ा भी कहीं फोन कर लेगा, ठीक है, देख लो भैया जैसा यूटिलाइज करना है कर लो, है ना? ठीक, कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, ठीक है, हमारे परिवार को भी हम सदस्य हैं और निश्चित तौर पर वो बताएंगे आप सबको, है ना? और कोई डाउट किसी को? तो डाउट है, ठीक है, ध्यान चौकी पर बैठे, आइए लास्ट प्लीज, आइए प्लीज प्लीज मैम आइए। हिमांशु जी, और ठीक है सर, सारी चीजें क्लियर है आप सबको, मुझे उम्मीद है। आज मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने कहा हमेशा मैंने एक चीज चर्चा करता हूँ क्लास, इतिहास रचना, और इतिहास कैसे रचते हैं आज हिमांशु जी ने एक एक चीज सबको क्लियर किया, है ना? वो भी अभी की तरह स्ट्रेट रखे हैं और इस प्रोसेस से वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं, तो उनको भी डर लगता है ना? तो ये सारी चीजें एक विद्यार्थी जीवन में होती है ना? और उन सभी चीजें, सभी बाधाओं को पार करके आज वो इस जगह पर पहुंचे। और मैंने कहा ना कि इतिहास रचना, ठीक है, और इतिहास ऐसे कौन कहता है कि सीजीपीएससी मेंस प्री 1 बार 2 बार 3 बार दो, आप सबके सामने एग्जांपल बैठे, एक बार, सिर्फ एक बार में इन्होंने प्री मेंस और इंटर तक का सफर तय किया और अच्छे रैंक से सेलेक्ट हुए, अच्छे रैंक से, टॉप के रैंक से सेलेक्ट, है ना? और इंटरव्यू में भी के अच्छे मार्क्स से भी बता, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी सर जो बोल रहे थे हिमांशु जी, आप सबने देखा होगा कि हर चीज अच्छे से बोल रहे थे, बिल्कुल मोदी की तरह भाषण था इनका, दैट्स व्हाई इनको इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स मिले, 115 नंबर, हाईएस्ट लोगों में से। तो हमारे बीच, आप सबके बीच में, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट पर सेलेक्ट होने वाले 5 निश्चित तौर पर आपका और अंतिम बच्चों के लिए मार्गदर्शन
अभी तो घर जाने की जल्दी हो रही होगी, मैं भी ऐसी था, सामने ज्यादा पका देते तो सोच लग जाते थे यार पक जाएगा ये। लेकिन ठीक है, जाइए घर में, मतलब आप ये रहिए कि हमेशा पॉजिटिव रहिए कि आप ये कभी मत लाना है मुझसे नहीं होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, ऐसे मैं तो ये फेस नहीं करूँ, पर एक बार तो मैंने दिया है, लेकिन कभी कभी लग जाता था जब वो होता था पेंडेमिक के टाइम, वो मेरे टाइम में क्यों आना था पेंडेमिक, एक साल पूरा वेस्ट हो गया, 2 साल वेस्ट हो गया, पर ठीक है। पर आप ये मान लीजिए कि चंद्रा सर जो है वो आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। रात को 11:30 बजे मुझे एक डाउट आया कि सर जो इंडिया का जो एजुकेशन है लिटरेसी रेट वो कितनी है, तो वो 2 जगह पे 2 तरीके के, एक तो 70.02 मिल रहा था, एक 72.09 मिल रहा था। मैं तुरंत कॉल कर दिया 11:30 बजे रात में, सर तुरंत उठाए, बोले मैं तुमको डाउट क्लियर करता हूँ। 11:30 बजे रात में मैंने सर्च किया और उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो आप ये तो मान लीजिए कि चंद्रा एकेडमी जो है वो हेल्पफुल है और आपके लिए बहुत काम आएगी। तो आपको ये करना है कि आप चंद्रा एकेडमी अगर आपने ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप ये मत कभी बताइएगा कि हेल्प नहीं करें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लेक्चर के हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू, बस इतना ही। धन्यवाद हिमांशु जी, आप सभी का धन्यवाद। सबसे छोटी चीज 2 मिनट, और मैं चाहता हूँ कि हमारे टीम के लोग आए और हिमांशु जी को पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत करें। और निश्चित तौर पर सफलता की कहानी हमने सुनी आज हिमांशु जी की। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आज हम हिमांशु जी को प्रेरणा बनाएंगे और बिल्कुल लक्ष्य मानकर। और हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, है ना, कि इतिहास रचना नहीं,